नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आयुध। आयुध में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास मेहमान हैं जो पूरे देश में हिंदुत्व की बात को बड़ी प्रखरता के साथ उठाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा के कद्दावर नेता कपिल मिश्रा जी। सर, स्वागत है आपका राजा भोज की नगरी भोपाल में। बहुत बहुत आभार। कैसा लगा सर भोपाल घूमकर? भोपाल हमेशा ही अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि भारत के कुछ सबसे सुंदर शहर और जिसमें भारत के कुछ सबसे सरल हृदय वाले लोग रहते हैं उनमें से एक शहर भोपाल है। मेरे तो सबसे प्यारे शहरों में से एक भोपाल है और ये सौभाग्य है कि आज भोपाल की धरती पे हिंदू इकोसिस्टम का कार्यक्रम हो रहा है, धर्म रक्षा का कार्यक्रम हो रहा है, सब लोग हिंदू जागृत प्रखर युवा इकट्ठे हुए हैं। सर, हिंदू इकोसिस्टम का आज भोपाल में कार्यक्रम है, तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपको क्यों लगा कि हिंदू इकोसिस्टम की स्थापना होना चाहिए, इसके काम क्या क्या रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये लगा कि किसी हिंदू बेटे को या बेटी को जब हिंसा का सामना करना पड़े, प्रताड़ना का सामना करना पड़े, तो वो अकेले ना रह जाए, या रिंकू शर्मा की तरह अगर किसी की हत्या कर दी जाए तो उसका परिवार बाद में कमज़ोर ना पड़ जाए। अंकित शर्मा की तरह, दिनेश खटीक की तरह, दिलबर नेगी की तरह इन सब के परिवारों की जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे पहला उद्देश्य तो यही था हिंदू इकोसिस्टम का। इसीलिए हमने दिल्ली के दंगे हों या रिंकू शर्मा जी का मामला हो या राजस्थान में पुजारी जी का मामला हो या बंगाल में पलायन हुए हिंदुओं का मामला हो, हर मामले में हमने सबसे पहले जिम्मेदारी ये ली कि ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता देनी है, इनके साथ जाके खड़ा होना है। तो ये सबसे पहला उद्देश्य है, राहत देने का, मदद देने का, एक परिवार की तरह महसूस हो, सारे हिंदू एक परिवार की तरह रहें और जो सबसे कमज़ोर है उसके साथ सब खड़े हो जाएं। एक उद्देश्य ये था। उसके बाद संगठन इकट्ठा होना, किसी को हिंसा का सामना करना ही ना पड़े इसके लिए सतर्क रहना, भविष्य की तैयारी करना, आर्थिक रूप से संगठित होना, हलाल इकोनॉमी का विरोध करना, इन सब उद्देश्यों के साथ हिंदू इकोसिस्टम बनाया गया है और लगभग 10 लाख लोग अभी तक इससे जुड़ चुके हैं। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं ज़रूर ये दिखता है कि हिंदू इकोसिस्टम जैसा ये कुछ होना चाहिए। बीते कई दिनों से मध्य प्रदेश के अंदर एक के बाद एक मिशनरीज द्वारा धर्मांतरण की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही की घटना विदिशा जिले के गंजवासुदा की, जहाँ पर एक मिशनरीज स्कूल में कथित तौर पर 8 बच्चों का धर्मांतरण कर दिया गया। लेकिन जब ये पूरी घटना हुई, हिंदू समाज जागृत हुआ, हिंदू समाजों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने स्कूल में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद पूरा माहौल, जो वामपंथी मीडिया है वो एक तरफ, जो धर्मांतरण की बात थी उस मुद्दे से भटक के कहीं ना कहीं तोड़फोड़ पे पहुंच गया। तो हम लोग कहाँ कमज़ोर रह जाते हैं सर कि ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि जहाँ धर्मांतरण को उन लोगों ने बिल्कुल उठाया नहीं अपने विषय में और तोड़फोड़ को हम नैरेटिव की ये जो लड़ाई है, प्रोपेगेंडा, ये कम्युनिस्टों का, जिहादियों का, इस्लामिस्ट का, वामपंथियों का इनका प्रमुख हथियार है। झूठ को बेचना, झूठ को दिखाना, सत्य को दबाना, और इसमें उनके पास मीडिया के हथियार हैं जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है कि हमें अपना सच बताना भी अभी ठीक से नहीं आया है, दमखम के साथ अपने सच को सामने रखना भी अभी ठीक से नहीं आया है। इसीलिए हिंदू युवाओं की एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो है लिखना, पढ़ना, बोलना, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, प्रखरता के साथ अपनी बात को एक बार नहीं 1000 बार, बार बार बोलना। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा युद्ध जो है वो युद्ध सड़कों पे लड़ाई का नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध है नैरेटिव का। उनके झूठ के सामने हमारे सच की ताकत, ये कैसे हम रख पाएंगे, इसी के ऊपर भविष्य निर्भर करता है। तो आपको क्या लगता है सर, किस तरीके से हमें हमारी बात प्रखरता से रखना चाहिए? कैसे एक इकोसिस्टम बिल्ड होगा? कैसे लोग अपनी बात तमाम प्लेटफॉर्म पे उठा सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति जब ये बात उठाने लगता है तो उसे कथित गुंडा घोषित कर दिया जाता है, उसे समाज से ऐसा दिखाने का प्रतीत करते हैं ये लोग कि ये तो समाज से बिल्कुल अलग ही चलता है, ये हिंदुत्व की बात करता है, तो ये कहीं ना कहीं इसकी एक झांकी कुछ और है। नहीं, इस प्रकार का ये जो आरोप लगते हैं ना कि कोई दंगाई है, कोई गुंडा है, ये आरोप तो मेडल की तरह अपनी छाती पे पहनने चाहिए और 2-4 केस लग जाएं तो और भी बढ़िया है। लेकिन धर्म की लड़ाई में इस प्रकार के साजिशें, क्योंकि ये केस कोई सच्चे केस नहीं होते हैं, ये साजिशों के केस होते हैं, ये झूठे केस होते हैं। प्रखरता के साथ अपनी बात रखने वाले युवाओं और युवतियों को कमज़ोर करने के लिए, दबाने के लिए, तो मुझे लगता है कि इस दबाव में आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और इसीलिए एक दूसरे का हाथ थामने की भी आवश्यकता है। अगर कोई एक अकेला पड़ रहा है किसी लड़ाई में तो उसके साथ 10 लोगों को खड़ा होना ही पड़ेगा,
क्योंकि शत्रु इकट्ठा है और हम अगर बटेंगे तो फिर ये नुकसान हमारा ही है, और ये तो बचपन में ही पढ़ाया गया है, बिल्कुल। एकता में ही विजय है। बिल्कुल सर, अंतिम सवाल ये है कि आप तमाम पूरे देश का आप भ्रमण करते हैं, आपने ऐसी कई घटनाएं, धर्मांतरण हुए, लव जिहाद हुए, तो क्या लगता है किन किन परेशानियों का इन जब हम इन सभी चीज़ों में शामिल होते हैं तो किन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो लव जिहाद की इस देश में इस वक्त है। हमारी बेटियों के ऊपर भयानक अत्याचार हो रहा है जिसका वर्णन तक नहीं किया जा सकता है। झूठ, छल, साजिश, शारीरिक शोषण और यहाँ तक कि हत्या, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि इसके बारे में जितनी बात करी जानी चाहिए थी उतनी बात नहीं की जा रही है समाज में, घरों में, परिवारों में। इसके बारे में जागरूकता इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है, और इसीलिए हमने ये निर्णय भी लिया है कि 9 जनवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पे लव जिहाद के खिलाफ देश की राजधानी में पहली बार डंके की चोट पे लव जिहाद पे चर्चा की जाएगी, मार्च निकाला जाएगा, और उसके बाद अगले पूरे साल लव जिहाद का एक जागरूकता वर्ष इस वर्ष के तौर पर अगले साल को मनाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आयुध जिसकी शुरुआत की गई है सत्य को सामने लाने के लिए, धर्म के सत्य को सामने रखने के लिए, राष्ट्र के सत्य को सामने रखने के लिए, इसके लिए मैं आयुध की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबसे भी ये निवेदन करता हूं कि आयुध के कंटेंट को देखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच में। जय हिंद।